सो हेलो एवरीवन एंड स्वागत है सभी का स्टडी प्रीचर्स पर। सो दोस्तों यहाँ पे इस चैनल पे आपको थोड़ा प्रिसाइजली बता रहा हूँ मैं यहाँ पे प्रिपरेशन करवा रहा हूँ अभी हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम की। राइट। तो जो हिमाचल से हैं स्टूडेंट्स उनको पता है कि 15 जून को जो है वो एग्ज़ाम आपका कंडक्ट होना है पुलिस कांस्टेबल का। ठीक है, ये आपका मॉक टेस्ट रहेगा। ठीक है, काइंड ऑफ मॉक टेस्ट है ये। मॉक टेस्ट नंबर 7 है। 6 इससे पहले मैं करवा चुका हूँ, इसी चैनल पे होंगे। कुछ दिन पहले के वीडियोस हैं, वो पहले के हैं, थोड़े 1-2-3 मंथ पहले के। बीच में ड्यू टू सम मेडिकल रीजंस आई वाज नॉट एक्टिव ऑन माई चैनल, तो दोबारा से मैंने स्टार्ट करा है। ठीक है, एंड इससे पहले कि मैं आपको बता दूं, मैंने एक स्ट्रैटेजी वीडियो भी बनाया था। ठीक है, तो वो अगर वो आपने नहीं देखा है तो देख लेना। उसमें मैंने आपको 24 डेज़ का एक प्लान बताया है कि किस तरीके से आप इन 24 डेज़ को यूटिलाइज़ कर सकते हो, तो वो भी आप देखो। और उसमें मैंने आपको कहा था कि जीएस की प्रिपरेशन करवाऊंगा और इंग्लिश की प्रिपरेशन आपसे मैं करवाऊंगा। तो इंग्लिश के वीडियोज़ भी आपको इसी तरीके से मिलेंगे। ठीक है, विद प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन, प्रॉपर ग्रामर पढ़ाऊंगा जो पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में पूछा जाएगा। तो ये 2 सब्जेक्ट्स तुम यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रिपेयर करने वाले हो एंड अच्छे लेवल पे। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू वी रेगुलर ऑन दिस चैनल एंड उन वीडियोज़ को जो भी मैं अपलोड करूँगा आपको प्रॉपर तरीके से देखना पड़ेगा। यहाँ से बहुत नॉलेज आप लेके जाओगे। ठीक है, तो ये मॉक टेस्ट नंबर आपका 7 रहने वाला है। ठीक है, इसमें आप 3 सब्जेक्ट्स कवर करने वाले हो जीएस के। एक तो आप पॉलिटी पढ़ोगे, यहाँ पे हिस्ट्री करोगे इंडिया की, एंड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया ये करने वाले हो इसी तरीके से। ठीक है, और एचपीजीके के भी लेक्चर्स मैंने डाले हुए हैं, उसमें भी मैंने बहुत सारे वीडियोस डाले हुए हैं, एमसीक्यू वगैरह भी, तो वो भी आप देखो जाके, आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए आपको आज के लेक्चर में 30 एमसीक्यू सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, मैं चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है आपसे पूछा गया है, एक सेकेंड। चलो थोड़ा सा उसको इरेज कर लेते हैं ताकि आपको देखने में आसानी रहेगी। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द फाउंडर ऑफ मौर्य एम्पायर। पहला क्वेश्चन आपका मौर्य एम्पायर का फाउंडर, तो आप सभी को पता है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की मदद से, किसकी मदद से, चाणक्य की हेल्प से, ठीक है, आपको पता है मौर्य डायनेस्टी की, मौर्य एम्पायर की स्थापना करी थी। और किसको हराया था, नंद डायनेस्टी को हराया था। नंद डायनेस्टी का लास्ट रूलर कौन सा था, धनानंद। कौन सा था, धनानंद को हरा के इन्होंने बेसिकली मौर्यन अंपायर की स्थापना करी थी। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बैटल ऑफ प्लासी वॉज फाउट इन विच ईयर। प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था, 57, 61, 48, 64। तो 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, 64 में तो बक्सर का युद्ध लड़ा गया है, इंपॉर्टेंट बैटल थी, बैटल ऑफ बक्सर। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु लेड द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन कानपुर। कानपुर में किसने लेड करा था, ठीक है, नेतृत्व किसने करा था कानपुर में, तो रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर, तांत्या टोपे में नाना साहिब। तो सही उत्तर आपका रहेगा नाना साहिब ने कानपुर में बेसिकली जो आपका 1857 का रिवोल्ट हो तो उसको लीड करा था। अब यहाँ से ये ना पूछ के आपको ये भी पूछा जा सकता है इन तीनों के बारे में, रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जाफर और तांत्या टोपे के बारे में। तो कमेंट सेक्शन में पक्का बताना अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो यहाँ पे कि इन तीनों ने कौन कौन सी जगहों से लीड करा था। ठीक है, झांसी हम सभी को पता है। ठीक है, बहादुर शाह जफर दिल्ली। ठीक है, इस तरीके से पता होनी चाहिए चीज़ें। हु वॉज द फाउंडर ऑफ मुगल अम्पायर। मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था, अकबर, बाबर, हुमायूं, शाहजहां। तो सही उत्तर क्या रहने वाला है, बाबर। देखो बाबर ने किसको हराया था, आपको फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो 1526 में हुई थी, इब्राहिम लोदी को हराया था। ठीक है, इब्राहिम लोदी जो था उसको इसने डिफीट किया बाबर ने। ठीक है, एंड देन उसने फिर स्थापना करी मुगल अम्पायर की यहाँ पे। ठीक है, चलो इन विच ईयर डिड द इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कौन से वर्ष में हुई, तो 1885 में हुई। अब आप बोलोगे बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो यही इजी क्वेश्चन ना आपके हद से ज़्यादा रिपीट होते हैं और फिर भी हम गलतियां करते हैं, तो इसलिए इन क्वेश्चंस को बार बार करना, ध्यान से करना। ठीक है, ए.ओ. ह्यूम इसके संस्थापक हैं, हमें पता है। ए.ओ. ह्यूम ने फाउंडेशन रखी थी, जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ, आई थिंक बॉम्बे में जो सेशन हुआ था वहाँ पे स्थापना इसकी करी थी। एक बार ये चेक कर लेना फैक्ट। ओके, हु इंट्रोड्यूस्ड परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल।
बंगाल में परमानेंट सेटलमेंट यानी कि स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, वारन हेस्टिंग्स। तो सही उत्तर क्या रहने वाला है? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में 1793 में परमानेंट सेटलमेंट जो है वो घोषित किया था। क्यों? टू फिक्स द लैंड रेवेन्यू। लैंड रेवेन्यू को फिक्स करने के लिए ही ये घोषित करा गया था। तो ये आपके 10 क्वेश्चन थे हिस्ट्री के, ठीक है। अभी हम मूव ऑन करेंगे भूगोल पे यानी कि ज्योग्राफी पे, ठीक है। द ट्रॉपिक ऑफ, ओके आई एम सो सॉरी, आई थिंक मैंने क्वेश्चंस कुछ मिस कर दिए हैं, मैंने यहाँ पे भी हैं क्वेश्चन, सो सॉरी, तभी मैं सोचूं क्वेश्चंस कम क्यों आ रहे हैं। ओके चलो। द क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड इन विच ईयर? भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? तो 1942 में। आपको पता है महात्मा गांधी जी ने स्टार्ट करा था, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन इन 1942। ओके एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? इंडिपेंडेंट इंडिया का स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? उनका नाम पूछा है। लॉर्ड माउंटबेटन, सी राजागोपालचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। तो ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन में ना बहुत मिस्टेक्स होती हैं, गलतियां होती हैं। गलतियां क्या होती हैं? हम गलतियां दो ऑप्शन में ऑब्वियसली करते हैं, ये तो हमें पता नहीं है, इन दोनों में कंफ्यूज रहते हैं, लॉर्ड माउंटबेटन में और सी राजागोपालचारी में। तो देखो ध्यान से पढ़ो, इंडिपेंडेंट इंडिया का पूछा है, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट इंडिया का कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन ही था, ओके। लेकिन अगर ऐसा पूछ ले कि फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, इंडियन जो शब्द लिखा है ना, इंडियन गवर्नर जनरल, तो आपका सही उत्तर रहने वाला होगा सी राजागोपालाचारी जो है वो आपका सही उत्तर रहेगा, ठीक है। वेयर डिड जलियांवाला बाग मैसेकर टेक प्लेस? जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? हमें पता है अमृतसर में ही हुआ था। यहाँ पे बेसिकली एक आप कह सकते हो एक पीस मीटिंग थी, ठीक है, ओके। जो अरेस्ट हुए थे उनके रिगार्डिंग एक मीटिंग करनी थी लोगों ने, तो पीस गैदरिंग थी बेसिकली ये। लेकिन आपको पता है जनरल जो डायर थे उन्होंने वहाँ पहुँच गए थे और उन्होंने फायर ओपन करवा दिया था वहाँ पे, एंड निहत्थे लोगों पे फायरिंग हुई थी। और ये इंसिडेंट हुआ था 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो ये डेट्स भी याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए व्हेन वी आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ठीक है। लोकेशन एंड डेट, ओके। हु कंपोज द बुक अर्थशास्त्र? अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी? तो मुझे पता है कौटिल्या ने लिखी। कौटिल्या में यानी कि चाणक्य, और जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्ता भी इन्हीं का नाम है, चाणक्य भी इन्हीं का नाम है, ठीक है, कौटिल्या। और इन्हीं के सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने, आपको पता है, मौर्य वंश की स्थापना करी थी नंदा डायनेस्टी को हरा के, ओके। विच इज़ द, ओके आई थिंक अब हमने क्वेश्चंस पूरे कर लिए हैं जी, ओके। अब हम भूगोल पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन भूगोल का, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू हाउ मेनी इंडियन स्टेट्स? कितने राज्यों से होकर निकलती है कर्क रेखा? आपको पता है 2 रेखाएं होती हैं, मैं जरा सा समझा देता हूँ यहाँ पे। मान लो ये हमारी पृथ्वी है, 0 डिग्री इक्वेटर, एक यहाँ पे आती है, एक यहाँ पे आती है। 23.5 डिग्री नॉर्थ उत्तर में एंड 23.5 डिग्री साउथ दक्षिण में। तो ये वाली, इसको क्या कहते हैं हम? कैप्रिकॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन कहते हैं। एंड इसको क्या कहते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। कैंसर कहते हैं मकर रेखा। अब हमें पता है कि हमारा इंडिया जो वो लगभग यहाँ जैसे है, अगर इसको इस तरीके से डिवाइड करें, इक्वेटर से ऊपर है हमारा इंडिया, ठीक है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तो जाएगी नहीं, सवाल नहीं उठता, इक्वेटर भी नहीं जाएगा, सिर्फ यही इंडिया को ऑलमोस्ट इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो इस तरीके से हम इसको ध्यान में रखेंगे। तो 8 राज्यों से होकर निकलती है। अच्छा, यहाँ से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आता है, उन स्टेट्स के नाम आते हैं आपके, ठीक है, स्टेट्स के नाम आते हैं। तो अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में करो, और क्या करो, ईस्ट टू वेस्ट अरेंज करना है इनको, इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं। तो आपका क्या फ़र्ज बनता है, यहाँ से आप उन स्टेट्स के देखो नाम याद रखोगे, ये याद रखना है। दूसरा, इनकी क्रोनोलॉजी क्या याद रखना है? क्रोनोलॉजी कैसे, ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट, और इनकी नंबरिंग, ठीक है। मिज़ोरम, त्रिपुरा, मिज़ोरम, ठीक है, इस तरीके से आपने वेस्ट बंगाल इस तरीके से याद रखना है, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ठीक है, ओके, इस तरीके से आपने, गुजरात, राजस्थान, इस तरीके से। विच रिवर इज़ नोन एज दक्षिण गंगा? दक्षिण गंगा किसे कहा जाता है? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा। तो भाई गोदावरी को दक्षिण गंगा बोला जाता है, ठीक है। और इसको बूढ़ी गंगा भी बोला जाता है जहाँ तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ। और ये बेसिकली सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है इंडिया की, सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, ये भी हम याद रखेंगे इस बात को, सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, ओके। आई थिंक 1496 किलोमीटर के आसपास है, मुझे इतना क्लियरली याद नहीं है, फिलहाल 1400 से ऊपर ही है ये, ठीक है। बाकी कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, सारी की सारी जो नदियाँ यहाँ पे दी हैं ये पेनिनसुलर रिवर्स हैं,
क्या हैं, पेनिनसुलर रिवर्स हैं सारी की सारी, यानी कि प्रायद्वीपीय नदियाँ, प्रायद्वीपीय नदियाँ कहते हैं हिंदी में इसको, ठीक है, ये वो हैं सारी की सारी। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जी। अगला क्वेश्चन है विच इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया, मीठे पानी की झील सबसे बड़ी कौन सी है? तो भाई बिना किसी डाउट के वूलर लेक, जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में, यानी प्रिसाइजली कश्मीर में वूलर लेक। ओके, फ्रेश वाटर लेक है एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट इन एशिया ऑल्सो, ठीक है। चिल्का लेक कहाँ पे है? उड़ीसा में है। कहाँ पे है? उड़ीसा में है चिल्का लेक। ओके, दल लेक है एक, ये भी आपकी श्रीनगर में है, ठीक है, और सांभर लेक है। सांभर लेक कहाँ पे है? कमेंट सेक्शन में बताओ जरा। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ रिवर गंगा? तो यमुनोत्री, गंगोत्री, नंदा देवी, बड़ा इजी होगा। गंगोत्री ग्लेशियर जब निकलती है तो भगीरथी के नाम से निकलती है, ये भगीरथी के नाम से निकलती है, लेकिन लेटर ऑन फिर ये गंगा बनती है, ठीक है, प्रयागराज में, प्रयागराज में। ओके, इसकी स्टोरी है पूरी, कैसे कैसे बनती है आपको पता है। वो आपको जो पंच प्रयाग हैं उनके नाम जो है हमें याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। वो भी मैंने वीडियोस अपने वैसे समझाया हुआ, बड़ा इजी। मैंने बोला ना ज्योग्राफी अगर आपको पढ़नी है ना इंडिया की, तो मेरे वीडियो सर्च करो, आप वीडियोस को जाओ, आपको वहाँ पे मैंने प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है ज्योग्राफी की, तो आपको वहाँ पे सारे वीडियोस मिलेंगे, बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस बनाए हुए हैं, अब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। और ड्रेनेज सिस्टम तो मैंने पूरा ही पढ़ाया हुआ है, यानी कि भारत का नदी तंत्र जो है, ठीक है, भारत का नदी तंत्र यानी कि ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया, मैंने फुली इसका एक प्रॉपर लेक्चर है, 1.5 घंटे का ऑलमोस्ट लेक्चर होगा, उसमें सारा पढ़ाया हुआ है मैंने, ठीक है। हिमालयन रिवर से लेके पेनिनसुलर रिवर सब की सब कवर करी हुई है हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन स्टेट हैज़ द हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर? सबसे अधिक वन क्षेत्र कहाँ पे है? मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। तो सही उत्तर रहने वाला है मध्य प्रदेश। एमपी जो है वो सबसे ज़्यादा अधिक वन क्षेत्र फॉरेस्ट कवर है। लेकिन अगर आपसे ऐसा पूछ लिया जाए कि कौन से राज्य की जो ज्योग्राफिकल एरिया है उसमें सबसे ज़्यादा परसेंटेज है फॉरेस्ट कवर की, तब क्वेश्चन चेंज हो गया। तो अब क्या पूछा? अब ये पूछा कि कौन सा राज्य जिसमें सबसे ज़्यादा परसेंटेज एरिया में फॉरेस्ट कवर है, तब आपका उत्तर क्या रहने वाला है? मिज़ोरम। क्या उत्तर रहने वाला है आपका? मिज़ोरम। सही उत्तर मिज़ोरम रहेगा तब। और अगर नॉर्मली पूछा है कि हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर कौन से राज्य में है, तो मध्य प्रदेश रहेगा। ओके, विच टाइप ऑफ सॉइल इज़ फाउंड इन डेक्कन प्लाटू? दक्कन पठार में किस प्रकार की मिट्टी? अब दक्कन में देखो कौन कौन सी स्टेट्स आती हैं, आप देख रही हो महाराष्ट्र है, थोड़ा हिस्सा मध्य प्रदेश का भी आता है, लेकिन महाराष्ट्र वगैरह, कर्नाटका वगैरह तुम देखते हो। और महाराष्ट्र में तुम देखते हो कि कॉटन की कल्टीवेशन बड़ी होती है। क्या होती है? कॉटन की कल्टीवेशन, यानी कि कपास की खेती बहुत ज़्यादा होती है। कॉटन कल्टीवेशन कौन सी मिट्टी में ज़्यादा होता है? तो हमें पता है, आप बोलोगे सर ब्लैक सॉइल में होता है, ठीक है। किस में होता है? एक सेकेंड, ब्लैक सॉइल में होता है, जिसे क्या बोलते हैं? रेगर सॉइल भी बोलते हैं हम। क्या बोलते हैं? वी कॉल इट रेगर सॉइल भी कहते हैं हम। तो सही उत्तर ब्लैक सॉइल। और क्यों कॉटन के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है ये मिट्टी? इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट कारण है, वो इस मिट्टी की विशेषता क्या है? वाटर रिटेंशन की। जो इसकी वाटर रिटेंशन कैपेसिटी है, यानी कि पानी को अपने अंदर रखने की जो कैपेसिटी है, इसलिए जो है वो ये सबसे उपजाऊ मानी जाती है इसके लिए, ठीक है। चलो जी, ये ज्योग्राफी और हिस्ट्री होगी। अब हम बात करेंगे राज्य व्यवस्था की, यानी कि पॉलिटी की। हु इज़ कंसीडर्ड द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान के शिल्पकार किसे माना जाता है? महात्मा गांधी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद। तो हमें पता है डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर, ठीक है, आर्किटेक्ट ऑफ बोला जाता है। आपको पता है ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई थी, ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई थी, और उसके जो चेयरमैन थे वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी थे, ठीक है। तो इतना हम याद रखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद फंडामेंटल राइट्स? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अनुच्छेद मौलिक अधिकारों से संबंधित है। तो आर्टिकल 12, 35, 36, 51, 14। देखो 12 से 35 सही उत्तर रहने वाला है। ये आपके जो मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स आपको कौन कौन से मिलते हैं, ये हमें इन आर्टिकल से पता चलता है। 36 से 51 हमारे DPSP हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। आर्टिकल 370 आपको पता है JNK में हटाया गया था, जिसके बाद इसको 2 यूटीज़ में डिवाइड कर दिया गया। 2 यूटीज़ में 1 और 2, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख यूटी में इसको डिवाइड कर दिया गया, ये भी हमें पता है, ठीक है। आर्टिकल 14 जरा कमेंट सेक्शन में बताओ, बड़ा इजी आर्टिकल है। विच इज़ द हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी इन इंडिया? ठीक है, सबसे बड़ी आप कह सकते हो सर्वोच्च विधायी संस्था कौन सी है? सुप्रीम कोर्ट, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, इलेक्शन कमीशन। यहाँ पे भी मिस्टेक होता है, मैं बता देता हूँ किस में होता है। सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट के बीच में, प्रेसिडेंट और ये तो आपको पता ही है, ठीक है, इसको तो आप नहीं टिक करोगे। तो बता दूँ दोनों में क्या है। देखो सुप्रीम कोर्ट जो होता है आपका जस्टिस के लिए है, ठीक है, ये हमें हमारे न्याय दिलाने के लिए है।
ताकि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनका हनन ना हो किसी भी तरीके से। ओके, बट अगर जब बात आती है कि लॉ बनाता कौन, आप जब भी देखते हो कोई बिल पास होता है लेकिन वो पहले एक्ट बनता है, ठीक है, एक्ट के बाद जब उसमें कोई बिल आता है ना, कोई बिल पेश किया जाता है हाउस में, लोकसभा में, मान लो राज्यसभा में, फिर उनकी मेजोरिटी जब आ जाती है तो वो एक्ट बन जाता है। तो वो एक्ट वो क्या होता है, वो कानून है। तो कौन बना रहा है उसको, पार्लियामेंट बना रहा है। तो क्या सही उत्तर रहेगा, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में कौन कौन से होते हैं, 3 मुख्य इसके अंग होते हैं, एक प्रेसिडेंट, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, ये 3 चीज़ें याद रखोगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अपॉइंट्स द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, तो प्राइम मिनिस्टर करेगा, भाई नहीं कर सकता, आपको पता है प्राइम मिनिस्टर नहीं अपॉइंट करता। अपॉइंटमेंट का काम मैं तुम्हें तुक्का भी बता दूँ ना तो प्रेसिडेंट ही करता है। प्रेसिडेंट अगर देखो, ये भी मैं और क्वेश्चंस आपको पॉलिटी के करवाऊंगा, उसमें सब चीज़ें पढ़ाऊंगा। जब भी पेपर में ऐसा कभी आता है ना कि अपॉइंटमेंट की कोई बात आए, तो हमेशा 90% चांसेस जो आपके होते हैं वो प्रेसिडेंट के ही होते हैं। तो नहीं भी पता हो तो प्रेसिडेंट टिक करके आ जाओ, सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। प्रेसिडेंट करता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया को नियुक्त। ओके, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी। मैंने जस्ट अभी ऊपर बोला था पार्ट 4, 36 से 51 के जो आर्टिकल्स हैं, दिस ऑल आर्टिकल्स डील्स विद डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, नॉट लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, अभी और भी हैं लेकिन इसको पहले कर लेते हैं सॉल्व। थोड़ा यार मतलब हॉरिजॉन्टली है ना, मैंने करे हुए ऐड ऑन, थोड़ा दिक्कत आ रही है। हाउ मेनी टोटल आर्टिकल्स आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कितने हैं भाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल आर्टिकल्स, ठीक है, बताओ जरा, एक सेकेंड। भाई क्या हो गया इसको, एक सेकेंड यार, एक सेकेंड रुकना जरा। Just wait. Okay, the last question is how many total articles are there in Indian Constitution, ठीक है, एज ऑफ नाउ पूछा है इसने, एज ऑफ नाउ अभी तक तो 448 होंगे लगभग अभी तक, ठीक है, इससे ज़्यादा ही हो सकते, कम नहीं। 395 तब थे जब ओरिजिनल बना था, ये जब ओरिजिनल हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुआ था तब 395 आर्टिकल्स है, ठीक है। अब ये जो बचे हुए क्वेश्चन हैं इनको भी कर लेते हैं यार, मैंने मिस कर दिए थे, मैं यहाँ से देखो ऊपर से होता हुआ आ गया था, मिस कर दिए थे, पर कोई बात नहीं, हमें तो रैंडम, हमें तो क्वेश्चन करने हैं अपने पूरे 30, ठीक है, जैसे मर्जी करो। विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है, 25-25 किलोमीटर, ठीक है, 25-25 किलोमीटर आपको पता होना चाहिए। और बे ऑफ बंगाल में अपना डेल्टा बनाती है ये, ठीक है, बे ऑफ बंगाल में अपना डेल्टा यानी कि वहाँ जाके गिरती है, उसके साथ मिलती है। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप, लक्षद्वीप की कैपिटल काबा रहती है आपकी, लक्षद्वीप की कैपिटल। ओके, एंड वेयर इज़ द साइलेंट वैली नेशनल पार्क लोकेटेड, साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो ये केरला में है साइलेंट वैली नेशनल पार्क, ठीक है, केरला में है। और बेसिकली कौन सी पहाड़ियों में है, ये नीलगिरी की पहाड़ियों में, नीलगिरी हिल्स में है लोकेटेड, और ये बायोस्फीयर रिजर्व भी है, बायोस्फीयर रिजर्व भी है, और बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, ये डाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, ठीक है यार, इसको चेक कर लेना जहाँ तक थोड़ा मे भी दिमाग में कोई मिस इन्फॉर्मेशन हो मेरे, बट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट तो ये है नीलगिरी की पहाड़ियों में है, ठीक है। विच स्टेट इज़ नोन एज द लैंड ऑफ 5 रिवर्स, तो भाई लैंड ऑफ 5 रिवर्स यानी 5 नदियों का, तो पंजाब, देखो पंजाब बेसिकली 2 शब्दों से बना, ये पंज और आब, पंज का मतलब 5, आब का मतलब वाटर, ये पर्शियन वर्ड्स हैं, ये दीज आर पर्शियन वर्ड्स, ठीक है। सो 5 नदियाँ पंजाब में इसलिए बोलते हैं इसको, ठीक है, पंजाब। ये हमने सॉल्व कर लिए, बस ये कुछ क्वेश्चंस बचते हैं पॉलिटी के। व्हाट इज़ द टर्म ऑफ लोकसभा, 5 साल होती है भाई लोकसभा की, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं होता कि 5 साल ही चलने वाली है, ये डिसोल्यूट भी हो सकती है, इसका डिसोल्यूशन भी हो सकता है, ठीक है, यानी कि भंग भी हो सकती है ये, ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि 5 साल ही चलेगी। ओके, अच्छा कमेंट सेक्शन में बताओ जरा कौन भंग कर सकता है इसको। विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द एंटी डिफेक्शन लॉ, एंटी डिफेक्शन लॉ यानी कि दल बदल विरोधी कानून से संबंधित। देखो ये इसलिए लेके आया गया था क्योंकि ऐसा होता था ना कि अपनी मर्जी से जो है वो किसी भी पार्टी को चेंज कर लेते थे जब मर्जी नेता चाहे, उसके ऊपर रोक लगाने के लिए, क्या ऐसा नहीं कि लालच, पैसे के लालच में, पावर के लालच में वो चेंज कर लें, तो इसलिए ये शेड्यूल लेके आया था 10th शेड्यूल, जहाँ तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ 52nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1985।
57 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1985, 52 जो संवैधानिक संशोधन था 1985 का, उसके द्वारा लेके आया गया था ये, ठीक है। हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड टू राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट, तो 12 मेंबर्स होते हैं, और जिनको स्पेशल कोई नॉलेज होता है, आर्ट का हो सकता है, कोई साइंस का हो सकता है, लिटरेचर का हो सकता है, सोशल वर्कर हों जो सोशल सर्विसेज में हों, जैसे लोगों की सेवा वगैरह या कोई भी एनजीओज़ वगैरह वो सब काम करते हों, ठीक है। हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सभी को पता है 1950 से लेकर 1962 तक सर्विस इन्होंने दी थी, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आए होंगे। तो दीज वर दी 30 MCQs दैट वी हैव डन राइट नाउ, ओके। अब ये मॉक टेस्ट आपका 7 था, मॉक टेस्ट नंबर 7 था, ये 6 ऑलरेडी पहले के हैं, जाके देखो उनको, मैंने प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, और वैसे भी अगर रैंडम वीडियो सर्च करोगे आप, जाके मेरी वीडियोस देखोगे तो 6 आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे। इसी तरीके से मैंने कोई 30 MCQs करवाए हैं, कहीं पे साइंस के 100 MCQs आपसे करवाए हुए हैं, कहीं पे 50 MCQs करवाए हुए हैं, ठीक है। HPGK मैंने पढ़ाया हुआ है, हिमाचल प्रदेश की नदियों के बारे में पढ़ाया हुआ है, इंडिया की रिवर्स के बारे में पढ़ाया हुआ है, ठीक है। HP और इंडिया दोनों की रिवर्स के बारे में पढ़ाया हुआ है, और उसके अलावा और सारे बहुत सारे लेक्चर्स हैं, पॉलिटी से रिगार्डिंग लेक्चर्स हैं, सॉरी, ठीक है। ज्योग्राफी से रिगार्डिंग बहुत सारे लेक्चर्स हैं, हिस्ट्री के रिगार्डिंग लेक्चर्स हैं, तो जाके देखो, तुम्हें बहुत हेल्प मिलेगी। फ्री ऑफ कॉस्ट प्रिपेयर कर सकते हो अपने हिमाचल प्रदेश के पुलिस वाले एग्ज़ाम के लिए, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से आप जुड़ सकते हो मेरे साथ, ठीक है। और आने वाले पेपर्स के लिए अगर आप लोग पेड कोर्सेज भी अगर लेना चाहो मुझसे, GS के, ठीक है, और इंग्लिश के, GS और इंग्लिश, एंड ऑफ कोर्स साइंस के, कोई अलग से भी पढ़ सकता है और इसके साथ भी पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है। तो ये इन सब तीनों चीज़ों के लिए मैं आपको यहाँ प्रिपेयर करवाता हूँ, ठीक है। वैसे तो मैं सारा ही प्रिपेयर करवाता हूँ, HPGK भी आपसे प्रिपेयर करवाता हूँ बहुत अच्छे तरीके से। तो अगर तुम कंप्लीट GS का मेरे से कोर्स लेना चाहते हो ना, कि अगर हिमाचल का जिसमें कवर हो, इंडिया का कवर हो, और इंग्लिश कवर हो, साइंस कवर हो, तो ऑलमोस्ट यही सब्जेक्ट्स होते हैं यार, फिर क्या बचता है, फिर मैथ्स वगैरह बचता है, बाकी हिंदी वगैरह वो तुम खुद भी कर सकते हो, ठीक है। तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको नंबर मेंशन अपना कर देता हूँ, 7807414836, ठीक है, 7807041836, दिस इज़ माय नंबर, एंड ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर भी है, ठीक है। तो इस पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। एंड अगर आपको कोई तैयारी से संबंधित कोई जानकारी लेनी है, और आपको एक प्लानिंग भी अगर आपको चाहिए, ठीक है, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, क्लैरिकल से लेके HAS तक का, या कोई भी CDS NDA FCAT, ठीक है, तो आई एम प्रेटी मच श्योर कि मैं आपकी अच्छे से हेल्प यहाँ पे कर सकता हूँ, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, मदद मिलेगी, ठीक है दोस्तों। तो थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर, हैव अ ग्रेट डे।